सैनिकों ने मैगजीन से एक गोला निकाला और उसकी फ्यूज जलाई। फ्यूज की लंबाई तय करती थी कि विस्फोट होने में कितना समय लगेगा। अगर गोले के वजन और समुद्री पानी के घनत्व का सही हिसाब लगाया जाए तो नॉटिलस भी चाहे वो कई मीटर गहराई में गोता लगा रहा हो, विस्फोट की चपेट में आ सकता था। चालक दल जल्दी जल्दी हर नुकसान की मरम्मत करने में जुट गया। इतनी जल्दबाजी में भागने की वजह से हमारे पास जहाज पर कोई टॉर्पीडो या गहरे समुद्र के अन्य हथियार नहीं थे। हमारे पास बस बचने के अलावा कोई चारा नहीं था। युद्धपोत का कमांडर हार मानने को तैयार नहीं था। उसने सैनिकों को सबसे लंबी फ्यूज इस्तेमाल करके एक और बम गिराने का आदेश दिया। पनडुब्बी पर मौजूद सब लोगों ने सांस रोक ली। एक सीधी टक्कर से जहाज और चालक दल दोनों का काम तमाम हो जाता। बम हमसे 5 मीटर से भी कम दूरी पर फटा। हम सब राहत की मुस्कान के साथ खिल उठे, जिंदा बचने की खुशी में। लेकिन जश्न मनाने से पहले ही युद्धपोत के सोनार ऑपरेटर को पानी के नीचे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। बमों से भी कहीं ज्यादा डरावना कुछ गहराई में छिपा हुआ था। कुछ समय पहले ही टरबाइन में हुए नुकसान की वजह से हम 500 मीटर की गहराई की तरफ गिरने लगे थे। जहाज पर सबकी खातिर मुझे लेडी लीना से मदद मांगनी पड़ी। उसने एक अस्थायी दबाव प्रणाली बना डाली। चालक दल बारी बारी से पूरी ताकत लगाकर लीवर घुमाता रहा, लेकिन चाहे हमने कितनी भी कोशिश की, नॉटिलस ऊपर नहीं उठा। इस बेतहाशा मेहनत ने हमारी ऑक्सीजन को और भी तेजी से खत्म कर दिया। ऑक्सीजन की कमी से सबको चक्कर आने लगे और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लीना को शक हुआ कि कहीं और भी रिसाव हो रहा है। चालक दल की हांफती सांसों के बीच हमें एक धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज सुनाई दी। बिना देर किए लीना ने अपनी स्कर्ट का एक हिस्सा फाड़ा, उसे ग्रीस में भिगोया और उससे रिश्ती हुई पाइप को कसकर लपेट दिया। मेरी मदद से हमने उसे पूरी तरह बंद कर दिया। नई उम्मीद के साथ चालक दल ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर आखिरकार नॉटिलस को सतह पर वापस ले आया। सबने ताजी समुद्री हवा में गहरी सांस ली। बचने का जश्न मनाते मनाते ही चालक दल के मन में दोबारा शक पैदा होने लगा। नॉटिलस अभी पूरी तरह से सुसज्जित नहीं था और वे वापस जमीन पर जीवन जीना चाहते थे। किनारा ज्यादा दूर न देखकर वे फौरन पानी में कूद पड़े और तैरकर किनारे की ओर बढ़ गए। मैं बेबसी से ये सब होते देखता रहा, लेकिन जल्दी ही पहरेदार किनारे पर उमड़ आए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें पहले ही खबर दे दी थी कि नॉटिलस भगोड़ों से भरा है, इसलिए उन्होंने नावें ले ली और हमारा पीछा किया। लीना ने भी ये देख लिया और फौरन मुड़कर पनडुब्बी की तरफ वापस तैरने लगी। तभी मुझे एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। जहाज की पूरी बिजली अचानक चली गई। मैंने और डिजाइनर ने हर जगह ढूंढा, लेकिन समस्या नहीं मिली। जब हम अभी उलझे हुए थे तभी लीना वापस जहाज पर चढ़ाई। उसने तारों में हाथ डालकर एक अकेला लोहे का तार बाहर निकाला। साफ था कि उसने पहले ही जहाज के साथ छेड़छाड़ कर रखी थी ताकि जरूरत पड़ने पर भाग सके। जैसे ही चालक दल अपनी अपनी जगह पर लौटा, नॉटिलस फिर से गहराई में उतरने लगा। हम इस संकट से बच निकले थे, लेकिन चालक दल का मनोबल अब भी एक बड़ी समस्या थी। मुझे उन्हें रुकने की कोई ठोस वजह देनी थी। जब मैं दिमाग खपा ही रहा था, तकदीर ने मुझे एक मौका दे दिया। एक व्हेल शिकारी जहाज ने एक विशाल स्पर्म व्हेल को फंसाने के लिए चारा इस्तेमाल किया था। मेरे आदेश पर नॉटिलस उन शिकारियों के ठीक सामने पानी से बाहर निकल आया। मैं डेक पर आया और हारपून से बिंदी हुई माँ व्हेल की ओर छलांग लगा दी। मछुआरे अपने शिकार को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी बंदूकें उठाई और गोलियां चलानी शुरू कर दी। हैरानी की बात यह थी कि नॉटिलस के चालक दल ने एकजुट होकर काम किया। पनडुब्बी को सुरक्षित दूरी पर रखा, जबकि नाविकों ने जवाबी गोलीबारी करके मुझे कीमती वक्त दिया। जैसे ही मैंने रस्सी काटी, हारपून पकड़ लिया और उस व्हेल के साथ समुद्र में डूब गया। क्या तुम उसे देख पा रहे हो? ज्यादा वक्त नहीं लगा जब मैं हारपून लिए नॉटिलस पर वापस पहुंच गया। चालक दल का हौसला आसमान छूने लगा। पहली बार उन्होंने टीम के रूप में काम करने की ताकत महसूस की। मैंने लीना का सोने का कंगन उतारा और उससे उस छोटी व्हेल की जान खरीद ली। बाद में मुझे पता चला कि वो उसके पिता की निशानी थी। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा और मैंने चुपचाप मन में तय कर लिया कि किसी दिन इसकी भरपाई करूंगा।